जो क्रू है फिल्म का और जो वीडियो का क्रू है उसमें ज़रा सा फ़र्क होता है। वीडियो में चूंकि हमने मोस्टली एक सिंगल कैमरा, बहुत कम शूटिंग होती है, लोकेशन पे जहाँ पे भी हम जो लेने होते हैं चंद शॉट लेने होते हैं, एंड इट इज़ अफोर्डेबल टू टेक 2 कैमराज इवन। जो प्रोड्यूसर हैं अच्छा काम करने वाले, वो कोशिश ये करते हैं कि 2 कैमरे ले जाएं और वहाँ पे 2 कैमरों से इकट्ठी शूटिंग कर लेते हैं, तो आपको कटिंग में आसानी हो जाती है कि उनको दोनों शॉट तो पता होते हैं कि यहाँ पे 2 कैरेक्टर मूव कर रहे हैं, 2 कैमरे शूट कर लें, उसका एक मास्टर शॉट लॉन्ग में लेके बाद 2 मिड शॉट लेंगे, टाइट लेंगे, क्लोजअप लेंगे और लेके वापस आ जाएंगे, वो आसानी हो जाती है। लेकिन अगर वो सिंगल कैमरा करनी हो तो फिर वो क्रू में ज़रा सी फालतू बंदे ऐड हो जाते हैं। लेकिन सिनेमा के लिए, यानी 35 के फिल्म के लिए कुछ चीज़ें बड़ी रिक्वायरमेंट है। एक तो इसका वीडियो के कैमरे हल्के से हल्के होते चले गए। जो सिनेमा के कैमरा होते हैं उसे ब्लिम्प कैमरा या साउंड कैमरा कहते हैं। इसमें साउंड, तो फिल्म में आप ये सोचें कि इतनी चौड़ी फिल्म अगर चल रही है और इसका यू का लूप भी बन रहा है और ये क्लॉ के साथ ठक 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 चल रही है, तो इसका काफ़ी नॉइज़ होता है। 35 के कैमरे का काफ़ी शोर होता है चूँकि क्लॉ इसको झटकों से खींच रहा होता है। वो क्लॉ के चलने, इसके फड़फड़ाने से, हालांकि गियर होती हैं अंदर सारी, दरवाज़ा बंद होता है, ये फिर भी बहुत नॉइज़ करता है। तो 35 के कैमरे का काफ़ी नॉइज़ होता है। इसलिए उसके ऊपर ब्लिम्प या साउंड प्रूफिंग की जो डिवाइस है वो लगाई जाती है, तो वो फिर खासा बल्कि हो जाता है। अब बड़ा कैमरा होगा तो उसको उठाने के लिए पहले 2 या 3 बंदे चाहिए होंगे। उसका अगर ट्राइपॉड है तो वो भी उसका उसी हिसाब से बड़ा होगा। उसकी रिक्वायरमेंट सारी, उसके डब्बा, उसकी पैकिंग वैकिंग सारी ज़्यादा होगी। उसमें कैमरे में, फिल्म में और वीडियो में एक और फ़र्क जो है, इस वक्त स्टूडियो में कैमरे जो चल रहे हैं, ये कैमरामैन के पास सारे कंट्रोल हैं, यानी वो जूम भी कर सकता है, जूम इन आउट अंगूठे से, और एक हाथ से वो फोकस भी कर सकता है और फ्रेम को एडजस्ट भी, टिल्ट पैन जूम भी कर सकता है, ट्रैक में सारे काम अकेला बंदा करता है। फिल्म में ये काम जो है ये बटे हुए हैं। अगर ने ट्रैक करना है तो ट्रैक पहले ले करने के लिए, बिछाने के लिए स्टाफ होगा, वो ट्रैक सारे बिछाएगा, उनको लेवल करेगा कि जहाँ जो ट्रैक जुड़ता है ऊंचा नीचा ना हो, जर्क ना आए। फिर उसके ऊपर जो ट्रॉली है उसके ऊपर वो सारा फिटिंग करेगा। फिर उसका एक्सपर्ट दूसरा होगा, वो ट्रॉली उस पर लगा के उस पर कैमरा फिट करेगा। वो जो कैमरे को असिस्टेंट, सेकंड असिस्टेंट और थर्ड असिस्टेंट सारा लगे होते हैं, वो सारा उसके फिर उसके ऊपर कैमरा माउंट करेंगे। फिर उसकी सेफ्टी डिवाइसेस सारे, नट बोल्ट्स ये वो लगाएंगे ताकि कि धक्का लग के गिरना पड़े। फिर उसको ट्रॉली चलाने वाला स्टाफ, उसके ऊपर बैठने वाला जो कैमरामैन है वो होगा, कैमरे को स्टडी करने का वो तरीका होगा, वो फिर रिहर्स करके देखेंगे जर्क्स तो नहीं आ रहे। अब रह गया फोकस कप, उसमें फोकस पुलर होता है, जो उसको फोकस को जो प्रैक्टिस में, रिहर्सल में बता दिया जाता है कि इस जगह पे इतने फुट में फोकस होगा, इतने पे इतने पे होगा, इतने पे इतने पे होगा। वो सिर्फ फोकस पुलिंग करता है। कैमरा स्टार्ट स्टॉप जो है वो भी कैमरामैन नहीं करता, वो उसे हमारे यहाँ बक्सी ऑपरेटर कहते हैं, लेकिन इंग्लिश जबान में वो सेकंड असिस्टेंट होता है। वो ऑन ऑफ वो करता है, डायरेक्टर देता है कॉल। एक्चुअल प्रोटोकॉल है जो आपने स्टूडियोज में नहीं सुना होगा, टीवी में नहीं सुना होगा। वो पहले एक प्रोडक्शन असिस्टेंट कहेगा ऑल साइलेंस, और वो साइलेंस के बाद यूली प्रोडक्शन कहता है कि सर कॉल दें, जो कुछ भी ऑर्डर दें, तो वो कहेगा सर ऑर्डर। अब जो डायरेक्टर है वो कहेगा स्टार्ट साउंड, पहले कहेगा स्टार्ट साउंड, क्योंकि जब स्टार्ट साउंड करनी है उसको रोल टेप को होके स्टेबलाइज होने के लिए टाइम चाहिए होता है। कहेगा स्टार्ट साउंड, कुछ थोड़े से वक्त पे कहेगा स्टार्ट कैमरा। अब आपको पता है कि मोटर खड़ी हुई हो, जब बिजली से ऑन ऑफ करें या पंखा चलाना शुरू करें तो पंखा पहले शुरू आस्ते आस्ते करता है और फिर स्पीड पकड़ता है और फिर एक जगह पे आकर उसकी स्पीड पक्की हो जाती है। यही उसूल टेप रिकॉर्डर का है। नागरा टेप रिकॉर्डर आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं जो साउंड के लिए इस्तेमाल होता है। वो स्टार्ट साउंड पहले कहेगा, तो नागरा की जो स्पूल और मोटरें हैं तो वो स्टेबलाइज करने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए साउंड का पहले कहते हैं। सेकंड कॉल होती है कैमरा। कैमरे की मोटर चल पड़ी, अब स्पीड स्टेबलाइज हो गई। जब स्पीड स्टेबलाइज हो जाती है तो प्रोड्यूसर अपना देखता है कि मुझे कटिंग के लिए कितना मार्जिन चाहिए होगा, इनकेस कोई गड़बड़ हो जाए, कुछ हो जाए वो, तो उसके हिसाब से कहेगा एक्शन। अब वो जहाँ पे एक्शन शुरू हो गया, जो जितनी रिकॉर्डिंग करनी थी, अब ये सारा क्रू उस पे काम कर रहा है।
एंड पे जब वो सही हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टर देख रहा होता है, अगर वो सेटिस्फाइड है तो कहेगा कट इट। कट इट का मतलब है कि सारी चीजें स्टॉप, ऑडियो भी साउंड भी। लेकिन अगर कोई गड़बड़ है, कुछ है, ये वो है, तो फिर वो कहेगा जी टेक टू। टेक टू में आए, फिर वही काम होगा कि अभी आएंगे क्लैपर बोर्ड पे, इसलिए मैंने क्लैपर का जिक्र नहीं किया कि जब उस पर आएंगे तो आपको पता लगेगा कि वो साउंड और पिक्चर को सिंक करने के लिए क्लैपर बोर्ड होता है। फिर वही करेगा कि अब अपना क्या कहेगा जी स्टैंड बाय, प्रोडक्शन कहेगा कि जी ऑर्डर सर, ऑर्डर के बाद डायरेक्टर सेज के स्टार्ट साउंड, जो साउंड आ गई कहेगा स्टार्ट कैमरा, कैमरा चल पड़ेगा, तो वो एक्शन कहेगा, एक्शन पे क्लैप वाला क्लैप देगा कि जी अब टेक टू है, सीन फलां है, ड्रामा फलां है, जो जो भी दो तीन चीज़ें लिखी होती है उसके ऊपर होती हैं, वो पढ़ के क्लैप करेगा। क्लैप जब बंद होगी आधा सेकंड वो होल्ड करेगा ताकि एडिटिंग में जो फ्रेम चाहिए क्लैप बंद होने का साउंड सिंक करने के लिए वो मिल जाए, वो फ्रेम से हटा लेगा। अब एक्शन शुरू हो जाएगा। एक्शन शुरू होकर डायरेक्टर देख रहा होता है, क्योंकि ये सारा क्योंकि खेल डायरेक्टर ने अपना सारी खीर पकाई हुई, तो उसको पता है मैंने कहाँ से काटना है, कहाँ पे जोड़ना है, ये किस सीन का कौन सा हिस्सा मुझे कितना चाहिए। वो जब एक्शन अगर सही हो गया हुआ है तो फिर वो कट पॉइंट जो होते हैं, इन पॉइंट और आउट पॉइंट, हर सीन के इन आउट होते हैं। अगर वो डायरेक्टर वीक हो और कैमरामैन साथ कोऑपरेट ना कर रहा हो तो वो जल्दी कैमरा स्टॉप कर देगा और देर से स्टार्ट करेगा, तो उसके इन और आउट पॉइंट दोनों वो खा जाएगा, वो बाद में एडिटिंग में फंस जाएगा और रोएगा। तो वो जो सही डायरेक्टर होगा उसको पता होता है, वो पहले से जहाँ पे एक्शन शुरू करवाया है उसके बाद जो रिहर्स की हुई थी वो पोर्शन लिया, एंड पे उसने अपना कटिंग पॉइंट देख लिया कि हाँ मेरे पास यहाँ पे डिजॉल्व करने के लिए, वाइप करने के लिए या चेंज करने के लिए या फेड करने के लिए काफी मार्जिन आ गया, देन ही सेज कट। और अगर वो ठीक टेक है तो वो कट से पाएगा ओके कट। इसका मतलब हो गया कि आपकी जो 4 5 6 टेकें हुई थी उसमें से जो भी ओके होगी उसके साथ डायरेक्टर ने ओके कह दिया। अब ओके का आप पूछेंगे जरूरत क्या है, टेकें सारी आएंगी उसमें जो ठीक टेक है वो ले लें। ओके टेक में दो फायदे हैं, एक तो ढूंढने में आसानी होगी, और एक जब रशेस बनते हैं, रशेस का मतलब है जो फर्स्ट प्रिंट जब आप सारी शूटिंग कर लेते हैं लैब में जाती है, प्रोसेस होके जो फर्स्ट प्रिंट आता है जिसमें हम एडिटिंग करते हैं, काट के शेप देने की कोशिश करते हैं, उसे कहते हैं रशेस या रश प्रिंट, यानी जल्दी में किया हुआ, वो ग्रेडेड नहीं होता। सिंगल लाइट में आपके काम करने के लिए सस्ता प्रिंट होता है बहुत, दिस वाई इट्स कॉल्ड रश प्रिंट, कि जल्दी में किया हुआ सिंगल लाइट में वो प्रोजेक्टर पे लगा देते हैं, कॉन्टैक्ट प्रिंट पे वो एक लाइट ऑन कर देते हैं, उस एक्सपोजर से वो सारे रोल प्रिंट होते जाते हैं, आपको पॉजिटिव भेज देते हैं, आप उस पॉजिटिव पे रशेस पे काम करते हैं, उस पर आप रिटर्न आती है। अब आपने जब आपने ये सारे काम करने, तो जो अच्छे एडिटर हैं या प्रोड्यूसर हैं वो कर देते हैं कि जो लैब को कहते हैं, बजाय थोड़ी सी चार्जेस ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन वो रशेस में कह देते हैं कि हमें ओके टेक्स प्रिंट का देना। अब कितनी बड़ी अक्लमंदी है कि हर 1:10 रेशो है। 1:10 रेशो का मतलब है कि हर टेक की 4 5 6 7 8 किसी की 12 टेकें हुई होंगी, एवरेज 10 रखी हुई है ना हमने। तो अगर उसने कहा कि सिर्फ ओके टेक्स करो तो आपने 90% फीट जो प्रिंट आपने पे करना था वो बचा लिया, 10% प्रिंट किया। एक फायदा हुआ कि आपको उधर से कॉस्ट कम हो गई, आपने सिर्फ चूज करने का उनको लेबर के पैसे दे दिए, लेकिन उन्होंने सिर्फ ओके वाले पोर्शन दे दिए। आसानी आपकी डबल ये हो गई कि आपके पास अगर 50 शॉट थे तो 50 सिर्फ ओके वाले आए हैं, आपकी एडिटिंग भी आसान हो गई, आपने बिल भी पे कम किया, उधर एडिटिंग की शिफ्ट में भी पे कम किया।